जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमने अपने इस चैनल पे एक नया बैच हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, टॉपर्स बैच 2025। और इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच में जो आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाने वाली है वो बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई जाएगी। यानी कि अगर आप इस बैच को पढ़ लेते हैं तो आप प्री से लेके मेंस लेवल तक की एग्ज़ाम्स की तैयारी केवल इस बैच से कर सकते हैं। क्या करते हैं, केवल इस बैच से। अगर आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लिए हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप आंख बंद करके इस बैच को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जानी है कि इस बैच को कंप्लीट करने के बाद से आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक पाषाण काल यानी कि स्टोन एज चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या होता है और इतिहास के बारे में हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इतिहास के बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए जो इतिहास होता है, इतिहास का मतलब होता है कि हमारे पास्ट में अगर कोई घटना घटी हुई हो, क्या हुई हो, हमारे पास्ट में अगर कोई घटना घटी गई हो और उस घटना के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार का इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास क्या है, अतीत में घटी घटनाओं का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, क्या थी 1857 की क्रांति, वो हमारे अतीत में घटी हुई है। क्या हुई है, अतीत यानी कि हमारे पास्ट में घटी हुई है, और उसके बारे में हम आज जाके आगे चल के हम क्या अगर पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति क्या हुई, हमारे लिए एक इतिहास हुई। क्या हुई, इतिहास हुई। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण हुआ था, अरबों का, वो भी कब हुआ था, हमारे पास्ट में हुआ था, और उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या हुआ, इतिहास ही हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपने अतीत में घटी किसी भी प्रकार की घटनाओं के बारे में आज पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इतिहास क्या है। अब देखिए, हम तो ये तो समझ गए कि इतिहास क्या है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात एक और चीज़ है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, तो देखिए इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए इतिहास पढ़ने का एक रीज़न यही है कि हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको हम अपने ध्यान में रखें और उससे सीखें कि हमने अपने अतीत में जो गलतियां की हैं उस गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। यानी कि हमारी जिस गलतियों को वजह से हमारे पास में हमारा जो नुकसान हुआ था वो नुकसान अब आगे चल कर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ताकि हम उससे कुछ सीख ग्रहण कर सकें, उससे ज्ञान ले सकें कि हमें वैसा काम दोबारा नहीं करना चाहिए। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने जो पहले कुछ अच्छा काम किया जिससे हमारे लिए कोई लाभदायक सिद्ध हुआ है तो हम उस चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखें, मतलब कि हम वैसा अच्छा काम करते रहें। तो यही सीख हमें क्या मिलता है, इतिहास से मिलता है। हम इसीलिए क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये भी जान गए कि इतिहास क्या होता है और इतिहास पढ़ते क्यों हैं। अब चलिए इतिहास के बारे में हम कुछ पॉइंट और जानते हैं। देखिए जो इतिहास है वो क्या है, आपका इतिहास हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है, इतिहास जो है वो हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो हिस्ट्री शब्द है वो क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द था, हिस्टोरिया। क्या था, हिस्टोरिया, जिससे हिस्ट्री शब्द को क्या किया गया है, लिया गया है। और इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या है, इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है ग्रीक भाषा में जांच पड़ताल से प्राप्त ज्ञान। क्या होता है, जांच पड़ताल से प्राप्त ज्ञान। यानी कि अगर आप किसी चीज़ की जांच पड़ताल करें और उससे कोई ज्ञान यानी कोई नॉलेज आप लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोरिया कहलाता है। और इसी हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द को क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया कि जो हिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से लिया गया, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया। और हिस्टोरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रीक व्यक्ति थे। क्या थे, एक ग्रीक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस था। क्या नाम था, हेरोडोटस। इन्होंने क्या किया था कि उस टाइम ग्रीक और फारस के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखा। क्या किया था, ग्रीक फारस के युद्ध के बारे में जो युद्ध हुआ था उस पर क्या किया, उन्होंने एक किताब लिखा। क्या लिखा, किताब लिखा। और इस किताब का नाम जो था हिस्टोरिका था। क्या नाम था, हिस्टोरिका नाम था। और इस किताब को आगे चल के एक जर्मन के व्यक्ति थे। क्या थे, जर्मन के व्यक्ति थे जिनका नाम सिसरो था। क्या था, सिसरो था। उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इन्होंने किताब को पढ़ने के बाद से देखा कि इस किताब में हमारे
पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में लिखा है। तो उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद से क्या कहा कि जो हेरोडोटस व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, उन्हें एक इतिहास के पिता का दर्जा दिया। क्या दिया? इतिहास के पिता का दर्जा दिया, यानी उन्होंने ही क्या कहा था, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। और इन्हें किसने इतिहास का पिता कहा था? तो जर्मन व्यक्ति सिसरो थे, उन्होंने ही क्या कहा था, इतिहास का पिता कहा था। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, अब चलिए, अब हम और जानते हैं आगे कि देखिए जो हेरोडोटस थे, जिन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका लिखी थी। क्या लिखी थी? हिस्टोरिका लिखी थी। तो इस हिस्टोरिका किताब को आगे चलकर क्या कहा गया? प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा गया। ठीक है, इनकी किताब को क्या कहा गया? प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा गया। क्यों कहा गया इनकी किताब को प्रथम ऐतिहासिक किताब? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास का जिक्र किसी किताब में किया था। इतिहास का जिक्र किसी किताब में कहा था, इसलिए इनकी किताब को क्या कहा गया? प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा गया। किसको कहा गया? हिस्टोरिका को। ठीक है, ये तो था वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि पूरे विश्व का प्रथम ऐतिहासिक किताब क्या था? हिस्टोरिका था। लेकिन अगर अपने भारत की बात करें, हम किसकी बात करें? अपने भारत देश की बात करें, तो भारत देश में जो प्रथम ऐतिहासिक किताब है, प्रथम ऐतिहासिक किताब, उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। और ये किताब कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा। अब देखिए, इस किताब को कल्हड़ ने लिखा था, और इस किताब में क्या लिखा था? तो इस किताब में इन्होंने क्या किया था कि जो कश्मीर का इतिहास था, क्या था? कश्मीर का इतिहास। और उस इतिहास में उन्होंने क्या लिखा था? जो वहाँ के राजाओं थे उनका क्रमबद्ध वर्णन, कि पहले कौन से राजा थे, उनके बाद से कौन से राजा आए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, इन सारी चीज़ों के बारे में उस किताब में क्या गया था? जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी कि जो विश्व का प्रथम ऐतिहासिक किताब, मतलब कि प्रथम ऐतिहासिक किताब किसमें? वर्ल्ड लेवल पे। उस कौन सी है? हिस्टोरिका है। और भारत की प्रथम ऐतिहासिक किताब कौन सी है? राजतरंगिणी है। हिस्टोरिका को किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। और राजतरंगिणी को किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, इसके बारे में हम आगे चलिए और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इतिहास में किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव के बारे में ही पढ़ते हैं। जो मनुष्य थे उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। मनुष्य आगे चलिए, कौन से मनुष्य कहाँ गए, क्या किए, कौन राजा बने, को फिर किस देश से किसने आक्रमण किया, उसमें जो मनुष्य हैं वही तो काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जो मनुष्य होते हैं, ये मनुष्य आए कहाँ से थे? देखिए, जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, हम मानते हैं कि जो आज के जो आधुनिक मनुष्य हैं, क्या है? आधुनिक मनुष्य हैं, इनके जो पूर्वज थे, क्या थे? इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका महाद्वीप में क्या हुए थे? पले बड़े थे। यानी कि जो मनुष्यों का जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? अफ्रीका महादेश में हुई थी। और वो वहीं फले फूले थे। ठीक है, वहीं बड़े हुए थे, वहीं उन्होंने सारा काम अपना किया। तो इसलिए जो अफ्रीका महादेश होता है, उसको हमने क्या कहा गया? मानव जाति का पालना कहा गया। क्या कहा गया? मानव जाति का पालना। क्योंकि मानव जाति वहीं से विकसित हुए और वहीं पले बड़े हुए। ठीक है, लेकिन जो सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि जो मनुष्य तो पले बड़े अफ्रीका महादेश में, लेकिन उन्होंने जो सभ्यता सीखी, मतलब कि कैसे रहा जाता है, खेती कैसे की जाती है, कैसे पशुओं को पालते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो देखा, तो जो उन्होंने सभ्यता सीखी वो ज़्यादातर सभ्यता एशिया महादेश में सीखा गया। कहाँ से सीखा गया? एशिया महादेश में। इसलिए जो एशिया महादेश है, इसको क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमने इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान ली कि देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। फिर हमने जाना जो इतिहास वो हिस्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और जो हिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है। जिसको हिस्टोरिका शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? जांच पड़ताल से प्राप्त ज्ञान। फिर हमने जाना कि जो हेरोडोटस हैं उन्हें क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। और इनको किसने इतिहास का पिता कहा था? तो सिसरो ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें ग्रीक और फारस युद्ध का जिक्र हुआ था, और उनके किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिका था। और इनकी जो किताब थी हिस्टोरिका, इसे प्रथम ऐतिहासिक किताब कहा गया। और जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक किताब था वो किसके कहा गया? राजतरंगिणी किताब को कहा गया। किसे कहा गया? राजतरंगिणी को। फिर हमने जाना कि जो मानव जाति का पालना होता है वो किसको कहा गया? अफ्रीका महादेश को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वहीं से मनुष्य का क्या हुआ था? विकास हुआ था। वहीं मनुष्य क्या होते? विकसित हुए थे। वहीं से मनुष्य का जन्म हुआ, वहीं वो पले बड़े हुए। इसलिए अफ्रीका महादेश को हम लोग कहा जाता है मानव जाति का पालना कहा जाता है। फिर हमने देखा कि जो उनकी सभ्यता का पालना, यानी कहाँ से उन्होंने सभ्यता सीखा, तो ज़्यादातर सभ्यताएं एशिया महादेश से विकसित हुई हैं, यानी पनपी हैं। तो इसलिए हमने सभ्यता का पालना किसे कहा? एशिया महादेश को कहा। ठीक है, ये तो थी इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग जानते हैं इतिहास को क्या कहा गया? 3 भागों में बांटा गया। अब देखेंगे हम, इतिहास जो है उसे 3 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 3 भागों में। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है,
किस में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड। क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये देखिए, ये था इतिहास का विभाजन होता है 3 वर्गों में। अब देखिए जो पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, वो क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, इसको हमने बांटा। तो किसी भी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण का एक आधार होता है, हम किस आधार पे उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके नॉलेज के आधार पर बांटा था। देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो मनुष्य थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। क्या करते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो यहाँ से जो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिले। मतलब कि यहाँ के हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी तो है, लेकिन कैसे है, हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा ही हमारे पास उनकी जानकारी मिलती है। कोई भी लिखित सबूत हमारे पास नहीं है। यहाँ की उस टाइम का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसपे कुछ लिखा गया हो और हमें नहीं देखा हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था तो ऐसा काल जिस टाइम मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती थी, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती थी। किससे मिलता थी, पुरातात्विक साक्ष्यों से। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, जैसे देखिए आपको मालूम है कई बार देखते हैं कि ज़मीन खोदी गई तो उसके नीचे से महल निकल जाता है, या फिर कहीं से कहीं घड़ा निकल जाता है, कोई मूर्ति निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उत्खनन के द्वारा यानी खुदाई के द्वारा ज़मीन से निकली हुई कोई चीज़ें हैं। तो ये क्या है, एक पुरातात्विक साक्ष्य का काम करती है। कोई बिल्डिंग मिला तो भी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास जानकारी मिली, किससे मिली, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। उसमें कोई भी लिखित सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला जिसपे कुछ लिखा हुआ दिखा हो। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, अब देखिए अब आता है ऐतिहासिक काल। क्या था, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल जो था इसमें हमारे पास कुछ लिखित सबूत तो मिले हैं, मतलब कि लिखित चीज़ें मिली हैं। यानी यहाँ से ये होता है कि यहाँ उस समय के मनुष्य लिखना जानते थे। क्या जानते थे, लिखना जानते थे। लेकिन वहाँ से जो चीज़ लिखी हुई मिली है उसको आज के मनुष्य क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है कि हमारे पास लिखित सबूत तो है, लेकिन उसको मनुष्यों के द्वारा इसमें पढ़ा नहीं जा सका है। तो वैसी चीज़ों को हमने किस में रखा है, आदि ऐतिहासिक काल में रखा है। अब जो तीसरा आता है वो क्या आता है, ऐतिहासिक काल। क्या आता है, ऐतिहासिक काल। अब देखिए ऐतिहासिक काल में हमने क्या रखा है, यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उसको लिखित सबूत भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। क्या कहा है, पढ़ा भी जा सका है। यानी कि लिखित चीज़ भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो इस समय के मनुष्य लिखना पढ़ना भी दोनों जानते थे। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं जो 1857 की क्रांति है, इसके बारे में जो चीज़ लिखा गया है उसे हम लोग आज पढ़ भी तो पाते हैं। यानी कि इसके बारे में ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल में केवल लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें ना तो लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य कोई मिला नहीं है, इसकी जानकारी केवल मिली है पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिली है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हम जो प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं इसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद से आया मध्य पाषाण काल और उसके बाद से आया नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके टाइम पीरियड ये कब से लेके कब तक था, किस समय से लेके किस समय तक के टाइम पीरियड को हम लोग पूरा पाषाण कहते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल था इसका हमको स्टार्टिंग टाइम तो नहीं मालूम है कि कब से शुरू हुआ था, लेकिन इसका ये मालूम है कि कब से लेके कब तक था। मतलब स्टार्टिंग नहीं मालूम है लेकिन ये मालूम है किस समय तक ही पूरा पाषाण काल रहा। तो देखिए ये 10,000 BC तक रहा। कब तक रहा पूरा पाषाण काल, अज्ञात समय से लेके 10,000 BC तक रहा। कब तक रहा, 10,000 BC तक रहा। 10,000 BC के बाद से जो टाइम पीरियड था, तो 10,000 BC के बाद से लेके 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा, कहाँ से लेके 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा उसे हमने क्या कहा, मध्य पाषाण काल कहा। क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद से जो 4,000 BC से लेके जो 2,500 BC तक का टाइम पीरियड था उस समय के जो समय काल को हमने क्या कहा, नव पाषाण काल कहा। क्या कहा, नव पाषाण काल। अब देखिए हमने क्यों इसका नाम पूरा पाषाण काल रखा, मध्य पाषाण काल कहा, नव पाषाण काल रखा गया, तो इसके बारे में हम अभी आगे जब पाषाण काल पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे क्यों इनका नाम ऐसे ऐसे पड़ा। ठीक है, अब देखिए हम आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। तो अब देखिए 2500 BC जाते जाते हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया। अब 2500 BC के बाद से, ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ आ रही है BC, क्या रहा है BC, और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा AD। तो BC AD में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो 2 मिनट बस रुक जाइए, इसको हम पढ़ाने के बाद से भी हम आपको BC और AD का कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। ठीक है, अभी आप बस टाइम पीरियड ध्यान रखें कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक को हम लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
2500 BC तक जाते जाते प्राग ऐतिहासिक काल क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसके बाद से चालू होता है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या चालू होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें हमें पढ़ना होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता होती वो कब से लेके कब तक के टाइम पीरियड को कहते हैं, 2500 BC से लेके 1500 BC तक। कहीं कहीं आपको 1500 BC देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं 1750 BC देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1500 BC या 1750 BC। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 BC से लेके 1500 BC तक था। अगर 1500 ऑप्शन नहीं दिया तो 1750 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 1750। यानी इसको 2500 BC से लेके 1750 BC तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए 1750 के बाद से अब हमारे पास आता है वैदिक सभ्यता। क्या आता है, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल में और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक था। और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक था, 1000 BC से लेके 600 BC तक था, ठीक है। अब देखिए 600 BC पे जाते जाते हमारे पास क्या हुआ, आज ऐतिहासिक काल भी खत्म हो गया। अब इसके बाद से चालू क्या होता है, ऐतिहासिक काल चालू होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक काल चालू होता है। और ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास। अब देखिए चूंकि 600 BC पे आज ऐतिहासिक काल खत्म हो गया था तो 600 BC के बाद से हमारे पास क्या चालू होगा, ऐतिहासिक काल चालू होगा। अब ऐतिहासिक काल में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन हिस्ट्री यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। और ये जो था आपके पास 600 BC से लेके 712 AD तक, कहाँ तक, 600 BC से लेके 712 AD तक, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए 712 ईस्वी के बाद से 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, कहाँ तक, 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी, यानी कि 712 AD से 1707 AD तक का जो टाइम पीरियड था इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा आता है क्या आता है, आधुनिक इतिहास आता है। क्या आता है, आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 1707 ईस्वी से लेके 1947 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है इसके बीच जो भी घटनाएं घटी हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। अब देखिए आधुनिक इतिहास तो अभी भी जो टाइम चल रहा है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो भी किस में आएगा, आधुनिक में ही आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1707 ईस्वी से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है वो किस में आता है, आधुनिक इतिहास में आता है। किस में आता है, आधुनिक इतिहास में आता है। ये तो था आपके पास इतिहास का वर्गीकरण, क्या था, विभाजन, कि इतिहास को हमने कैसे कैसे किन किन भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देखिए इसमें सबसे पहले क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ के इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से मेन टॉपिक, अब यहाँ से आप बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा। अब तक आपने जो भी पढ़ा वो क्या था, इतिहास का बेसिक था। क्या था, इतिहास का बेसिक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो मेन टॉपिक है वहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक भी स्टार्ट करने से पहले हम आपका जो BC और AD का जो कन्फ्यूजन उसको दूर कर दें। कई बच्चों को AD और BC नहीं समझ में आता होगा। तो देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले आप मैथ का नंबर लाइन समझिए। क्या देखिए, मैथ में जो आप नंबर लाइन पढ़े आप उसको समझिए। देखिए जो नंबर लाइन का सबसे सेंटर वाला भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। और इसके साइड में जितने भी संख्या लिखी गई होती है क्या होती है, धनात्मक संख्या लिखी गई होती है। और जितने भी राइट में संख्या लिखी गई होती है माइनस में लिखी गई होती हैं। अब देखिए आप जितने ही राइट साइड में जाते हैं आपको क्या होती है, बड़ी संख्याएं देखने को मिलती जाती हैं। नंबर लाइन पे आप अगर लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलती है, बड़ी संख्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप जीरो के राइट से जाते हैं, कहते हैं जीरो के राइट जाते हैं तो आपको बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। और जीरो के लेफ्ट जाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, छोटी संख्या देखने को मिलेगी। और किसमें मिलती है, माइनस में देखने को मिलती है। इतना चीज़ आपको मालूम होगा। अब देखिए यही सेम प्रोसेस AD और BC में भी है। अब देखिए जो जीरो जहाँ पे हमने बीच वाली लाइन को जीरो माना था वहीं AD और BC को जब हम लोग जो सबसे सेंटर होता है वो क्या मान लेते हैं, ईसा का जन्म, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म को हमने कहाँ मान लिया, जीरो पे। अब देखिए जो AD होता है, AD वो क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड रहा, क्या, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं, AD कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसे हम लोग क्या कहते हैं, BC कहते हैं। क्या कहते हैं, BC कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आएगा कि जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय रहा उसे हम लोग AD कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसे हम लोग क्या कहते हैं, BC कहते हैं। अब देखिए जो AD है इसको हिंदी में ईस्वी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। और इस AD का जो दूसरा नाम है क्या है, CE, जिसे हम शॉर्ट में CE कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा। क्या होता है, कॉमन एरा। और ये जो होता है आपके बढ़ते क्रम में होता है। देखिए 712 AD आया, अब इसके बाद से क्या आएगा, 1707 AD आएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं, 712 के बाद से क्या आएगा, 1707 ही आएगा। अब देखिए
अब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उस समय क्या कहते हैं, इस बीसी कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और बीसी का जो पूर्व होता है क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। और इस बीसी का दूसरा नाम होता है बीसीई। बीसीई इसका फुल फॉर्म को होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और ये क्या था, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय था। अब देखिए, जैसे अगर कहीं आपके पास लिखा गया है 1500 बीसी, क्या लिखा गया है, 1500 बीसी लिखा गया है, तो आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं 1500 बीसी का मतलब। तो 1500 बीसी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। कब से, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले की बात चल रही है। अगर 2500 बीसी लिखा है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 बीसी पहले की बात चल रही है, 2500 साल पहले की बात चल रही है। देखिए, अगर 712 एडी लिखा है तो इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक और चीज़ समझने वाली है ये चीज़ कि देखिए, अगर आपके पास 1500 बीसी दे दे और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए फिर इधर भी दे दे आपके पास 1500 एडी दे दे, क्या दे दे 1500 एडी, और पूछे कि दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड हो गया, दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड हो गया। तो अब देखिए, ईसा 1500 बीसी का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, कितना साल पहले, 1500 साल पहले, तो 1500 साल तो इधर हो गए। और 1500 एडी का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद, क्या हुआ 1500 साल बाद, यानी कि 1500 साल इधर भी हो गए। तो टोटल साल बीच में कितना गैप होगा, 1500 1500 आपको कितना, 15 15 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3000 साल। कितना हो गया, दोनों के बीच कितने साल का गैपिंग है, 3000 साल का अंतर है दोनों के बीच, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ, कभी भी आपसे पूछ दे कि दो समय दे दे, जैसे मान लीजिए आपके पास बीसी में दे दे और एक एडी में दे दे, और पूछे कि बताइए दोनों के बीच कितने का टाइम, दोनों के बीच में कितने वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है, या दोनों के बीच टोटल कितना टाइम हो गया। तो आपको जब भी एसी और बीडी समय दे के टोटल टाइम पूछे तो आपको बस क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, आपके पास टोटल टाइम निकल कितने वर्ष का यहाँ पे इसके बीच टाइम हो, कितने वर्ष का कितना वर्ष इन दोनों के बीच है, ठीक है, ये आपको निकालना हो। अब देखिए, इसके बाद से यहाँ पे हमको एक और चीज़ जानते हैं कि जो एनो डोमिनी है इसका मतलब क्या होता है। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, तो जो एनो डोमिनी एडी है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष। क्या होता है, इसका अर्थ हमारे ईश्वर का वर्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। ये तो आपको बीसी और एडी समझ में आ गया होगा। बीसी और एडी क्या है, बीसी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और एडी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अगर इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस पूछे तो क्या करना है, हमको बस दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो हमारे पास टोटल टाइम निकल जाएगा इन दोनों के बीच कितना टाइम है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपना मेन हेडिंग स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक हमारे पास क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है मेन हेडिंग, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह टाइम पीरियड जिसमें मनुष्य जो थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी कि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य इस काल के बारे में नहीं मिला है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। किससे मिली है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। तो देखिए, यहाँ पे वही लिखा गया है कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होती है, उत्खनन के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी पुरातात्विक साक्ष्य में ही आती हैं। जैसे कि देखिए, खुदाई करने के बाद से आपको कोई घड़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, कोई आपके पास घड़ा देखने को मिल रहा है, कोई इका गाड़ी देखने को मिल रहा है, कोई महल देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि खुदाई की कोई मूर्ति देखने को मिल रही है। ये सारी क्या है आपके पास, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और इसके अंतर्गत, अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य के पुरातात्विक साक्ष्य कह रहे हैं, मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पे पाषाण काल को रखा गया। किसको रखा गया, पाषाण काल को। मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पाषाण काल। अब देखिए, इस पाषाण काल में पाषाण का अर्थ क्या है, इस पाषाण को हम लोग दूसरी भाषा में समझे तो आज के टाइम में इसे क्या कहते हैं पत्थर। क्या कहते हैं, पत्थर। यानी पत्थर को उस समय क्या कहा जाता था, पाषाण कहा जाता था। क्या कहता है, पाषाण कहा जाता था। तो पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल क्या होता है। तो देखिए, वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था, क्या कहता था, पाषाण कहलाता था। यानी कि वह टाइम पीरियड जब जो हम मनुष्य थे वो पत्थर से बने औजार और हथियारों का यूज करते थे, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते थे, पाषाण काल कहते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कई बार यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों का हमने अभी जिक्र किया कि नहीं किया है, पुरातात्विक साक्ष्यों का जिक्र किया है। तो इसलिए इस पुरातात्विक साक्ष्य से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट भी इसमें ऐड कर दिया गया, पाषाण काल में ही हमने ऐड कर दिया। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि देखिए, जो
भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, यानी कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जो पाषाण, देखिए यहाँ पे आपको हमने क्या पढ़ रहे थे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलता था वो किससे मिलता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता था। अब जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने 1863 में क्या किया, जब खुदाई किया तो इन्होंने सबसे पहला उपकरण, इनको क्या मिला, प्रागैतिहासिक काल में एक उपकरण मिला। क्या मिला, सबसे पहले इनको एक उपकरण मिला। वो उपकरण क्या था, एक हस्त कुठारी, मतलब कि हैंड एक्सिस, मतलब कुल्हाड़ी समझ सकते हैं एक प्रकार का, क्या समझ सकते हैं, एक प्रकार का कुल्हाड़ी समझ सकते हैं। तो खुदाई के दौरान इन्हें क्या मिला था, एक हस्त यानी कुल्हाड़ी मिला था। इसलिए इनको क्या कहा गया, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया। क्या कहा गया, पिता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, कोई एक ऐसा प्राग ऐतिहासिक काल का उपकरण खोजा था। क्या किया था, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही प्राग ऐतिहासिक काल का कोई उपकरण खोजा था, और उस उपकरण का नाम क्या था, हस्त कुठार, हैंड एक्सिस। क्या थे, हैंड एक्सिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आज के टाइम पे आप इसको कुल्हाड़ी समझ सकते हैं। क्या समझते हैं, कुल्हाड़ी। और इन्होंने किस वर्ष में खोजा था, 1863 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। क्या की थी, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, यानी कि इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य का खोज किया, हस्तकुठार, और उन्होंने बताया कि कब का सामान है, पाषाण काल का समय है। कब का सामान है, पाषाण काल का सामान है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का क्या कहा गया, पिता कहा गया। क्या कहा गया, पिता कहा गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये क्या एक संस्था है, क्या एक संस्था है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट नाम क्या है, एएसआई। क्या है, एएसआई। और इसकी जो स्थापना थी, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराया था। किसने कराया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराया था। और किस वर्ष में कराया था, 1861 ईस्वी में कराया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जब इनकी स्थापना कराई तो इनको क्या बना दिया गया था, एएसआई के पहले महानिदेशक भी यही थे। ठीक है, तो यानी कि जब इन्होंने इस संस्था का जब निर्माण कराया तो इसके जो डायरेक्टर थे, तो इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो किसको ही बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला डायरेक्टर यानी कि महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, और इसको इसलिए इन्हें क्या कहा गया, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया। किसका जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया। तो अब ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, और भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो पुरातात्विक साक्ष्य हम कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसे हम अपने यहाँ किसी म्यूजियम में रखते हैं, यानी कि किसी संग्रहालय में रखते हैं। तो देखिए, किस उस संग्रहालय का क्या नाम है, देखिए भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये और ये जो आपका संग्रहालय है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा पाषाण काल के बारे में। देखिए, ये जो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा गया था, ये पुरातात्विक साक्ष्यों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिखा था। हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, तो पाषाण काल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पाषाण काल वह टाइम पीरियड है जिसमें मनुष्य क्या करते थे, पत्थर से बने औजार और हथियारों का यूज करते थे। उसे हम क्या कहते थे, पाषाण काल कहते थे। अब जो पाषाण काल था इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या था पाषाण काल का, तो जो पाषाण काल का पहला भाग था उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात से लेके 10,000 बीसी तक का था। लेकिन अज्ञात के जगह पे कई जगह आपको 25 लाख बीसी भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 25 लाख बीसी भी देखने को आपको मिल जाता है। तो कई बार आपको टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए, ये जो आपके पास प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड दिया गया, ये फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पेपर में आपसे कभी भी इसका टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कोई फिक्स टाइम पीरियड आपको देता ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा कि आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड के बारे में कुछ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है वो क्या है, पैलियोलिथिक का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी अर्थ है। और ये जो पैलियोलिथिक शब्द है, पैलियोलिथिक, ये किससे किससे मिलकर बना है, पैलियो
प्लस लिथोस से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? पैलियो प्लस लिथोस से मिला है। और पैलियो का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। और लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। यानी पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या निकला? प्राचीन पत्थर। यानी कि इसमें हम प्राचीन पत्थर से रिलेटेड और औजार बनाए गए थे, तो उसके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब देखिए इस समय का जो मानव था, अब देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। टोटली पाषाण काल क्या है? पत्थर पे ही आधारित, यानी इसमें पत्थर से बने औजार हथियार यूज किए जाते थे, इसलिए हम इसको क्या कहते थे? पाषाण काल कहते थे। अब इसमें मैंने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, ये पैलियो प्लस लिथोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या था? प्राचीन पत्थर। ठीक है, प्राचीन पत्थर। अब देखिए पूरा पाषाण के बारे में आता है, उस समय के मानव कैसे थे, क्या करते थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इस समय का मानव था वो खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश, यानी खाद्य संग्राहक था। इसके कहने का मतलब क्या है? देखिए जो आज के टाइम पे आप देखते हैं जो जानवर होते हैं, उनके जीवन का मेन मकसद क्या है? बस कैसे भी उनको खाना खाना होता है, अपना पेट भरना होता है और अपनी ज़िंदगी एकदम चिल तरीके से क्या होता है? जीना होता है। यानी कि वो खाते पीते हैं और मौज करते हैं, बाकी उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो भी सेम ऐसे ही रहते थे कि वो क्या थे? केवल खाना बदोश थे। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, उनको बस क्या करना था? अपना कैसे भी पेट पूजा करना था, बस खाना अपने पेट में भरना था और ज़िंदगी एकदम मौज से काटनी थी। उस टाइम का टाइम भी बहुत ही मज़ेदार था, बस खाओ पियो और ऐश करो। अब की लाइफ में क्या हो गया? खाओ पियो पढ़ो नौकरी के पीछे भागो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब क्या करते हैं? हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन पहले क्या था? बस खाओ और ऐश करो और कोई काम नहीं था। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे? क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश, यानी कि उनके जीवन का मेन मकसद था बस कैसे भी पेट पूजा करना। ठीक है, जानवरों की भांति क्या करते? केवल अपना पेट पूजा करना था और कोई काम नहीं था। ठीक है, ये कैसे थे? पूरा पाषाण काल के मानव थे। ठीक है, और देखिए इस समय के जो मानव थे वो पत्थर के बड़े बड़े औजारों का यूज करते थे। क्या करते थे? पत्थर से बड़े बड़े जो औजार बनते थे उनका इस्तेमाल करते थे। किस काम में करते थे? शिकार करने के लिए करते थे। किस काम में करते थे? शिकार करने में। ठीक है, तो यानी कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो पत्थर से जो औजार बनाते थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे। क्या बनाते थे? बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे और उसका यूज किस में करते थे? शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, अब देखिए इन औजारों के साइज के हिसाब से इसका नामकरण किया गया था। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार यूज करते थे, मध्य पाषाण काल में उससे छोटे, फिर नौ पाषाण काल में और उससे छोटे और धारदार नोकीले हथियार क्या करते थे? यूज किए जाते थे। ठीक है, अब देखिए यह चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो बड़े बड़े पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। किस काम में? शिकार करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आएगी। अब देखिए जो पूरा पाषाण काल के मानव थे इन्होंने क्या किया था? चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे चित्रकारी करना प्रारंभ कर देते थे। अब देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे कैसे हमें पता कि वो चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिए थे? इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली? तो इसके बारे में जो जानकारी है, जो इसका साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, कहाँ से मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है भीमबेटका की गुफा। अब देखिए इस गुफा में चित्र बनाया गया है और उस चित्र को देखने के बाद से पता लगाया गया, तो ये कब का निकला? पूरा पाषाण काल का निकला। कब का निकला? पूरा पाषाण काल का निकला। ठीक है, उसके टाइम का जब हमने पता लगाया तो निकला कि वो पूरा पाषाण काल का चित्र है। तो इससे ये लॉजिक निकलता है कि जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो चित्रकारी करना क्या कर दिए थे? प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे क्या कर देते थे? चित्रकारी कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए हमने ये चीज़ अभी आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि सबसे पहले खोजी गई जो उपकरण थी क्या थी? सबसे पहली खोजी गई उपकरण थी और उस उपकरण को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। क्या खोजा था? हस्त कुठार खोजा था। क्या खोजा था? हस्त कुठार। ठीक है, इस और कहाँ मिला था ये हस्त कुठार? मद्रास के पलवरम में मिला था। कहाँ मिला था? मद्रास के पलवरम में मिला था। यानी कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे उन्होंने सबसे पहली खोज की थी, और खोज भी किसकी की थी? किस उपकरण की खोज की थी? हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्सिस की खोज की थी। और ये कहाँ मिला था हैंड एक्सिस? मद्रास के पलवरम में मिला था। कहाँ मिला था? मद्रास के पलवरम में मिला था। ठीक है, अब देखिए अब और ये तो पहला था। अब पहली बार तो सबसे पहला हस्त कुठार मिला। अब इसके बाद से क्या मिला? फिर यहाँ पे देखा गया कि दूसरा चीज़ हमें क्या मिला? मानव कपाल देखने को, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी देखने को मिला। क्या मिला? मनुष्य की खोपड़ी देखने को मिली। इसका साक्ष्य मिला, और इसका साक्ष्य कब मिला? 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में खोजा गया था। क्या खोजा गया था? मानव कपाल। क्या था? मानव की खोपड़ी यानी मनुष्य की खोपड़ी। ठीक है, वो खोजा गया था। और ये मिला कहाँ पे था? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी पर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो नर्मदा घाटी था वहाँ पे 1982 में अरुण सोनकिया ने क्या खोजा था? मानव कपाल के साक्ष्य मिले थे। उनको क्या मिले थे? मानव कपाल के साक्ष्य मिले थे।
अब देखिए मध्य प्रदेश से और भी चीज़ मिला है। मध्य प्रदेश के जो हथनौरा एरिया था, कौन सा एरिया था, हथनौरा, वहाँ से क्या मिला था आपको, हाथी के साक्ष्य देखने को मिले थे। क्या मिले थे, हाथी के साक्ष्य देखने को मिले थे। कहाँ से मिले थे, मध्य प्रदेश के हथनौरा से देखने को मिले थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या मिला था, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या मिला, एक हस्त कुठार देखने को मिला। उसके बाद से अरुण सोनकिया को दूसरा चीज़ क्या देखने को मिला, मानव कपाल देखने को मिला। कहाँ मिला, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। तीसरा हथनौरा मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिला, हाथी के साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए इसी काल में मानव ने आग की भी खोज कर ली थी। अब आपसे कोई पूछे आग की खोज कब हुई थी, आग की जो आज आप आग जलाते हैं, इस आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। किस में हो गया था, पूरा पाषाण काल में हो गया था। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि हमें कैसे मालूम चला कि आग का खोज पूरा पाषाण काल में हो गया था। तो देखिए इसके बारे में कैसे पता लगाया गया। अब देखिए जो आग जलती है तो वहाँ पे क्या होता है, राख बचता है। क्या बचता है, राख। और राख कई कई सालों तक वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ आज, जहाँ कई सारी गुफाएं ऐसी मिली जहाँ पे हमारे क्या मिला, आग जली हुई मिली थी। क्या मिली थी, आग जली मिली थी। तो उसके राख वहाँ पड़े हुए थे और उस राख को देख के जब पता लगाया गया उसके टाइम का, तो उसके टाइम का पता लगाया गया तो मालूम चला कि ये जो राख है वो पूरा पाषाण काल के का है। कब का राख है, पूरा पाषाण काल का राख है। ठीक है, अब देखिए इसके साक्ष्य आपको कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पहली इसके बारे में साक्ष्य जो था वो केसम गुफा, किसमें, केसम गुफा में आपको देखने को मिला। और ये केसम गुफा कहाँ, इजराइल में। इजराइल में एक केसम गुफा है जिसमें आग जलाया गया था और उसका राख था। उस राख को देख के जब पता लगाया गया तो पता लगा कि कहाँ सा है, क्या पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, अब देखिए कई लोग कहते हैं कि यहाँ भी इसका जिक्र दक्षिण अफ्रीका के वंडरवर्क गुफा में, किसमें, वंडरवर्क गुफा से भी इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। और अपने इंडिया में कहाँ से मिले हैं, तो अपने इंडिया में आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा में, किसमें, कुरनूल गुफा से आगे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। आगे के साक्ष्य से रिलेटेड 3 एरिया मिला, पहला केसम का गुफा, वंडरवर्क गुफा, फिर कुरनूल की गुफा। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल थे उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। तो देखिए सबसे पहला स्थल इसमें आता है भीमबेटका की गुफाएं। क्या आती हैं, भीमबेटका की गुफाएं। और ये गुफा है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और इस गुफा में हमको क्या देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिलता है। तो उससे मालूम चलता है कि पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते, चित्रकारी जानते थे। अब देखिए दूसरा आपके पास कौन सा चीज़ मिलता है देखने को, दूसरा आपको बेलन घाटी देखने को मिलता है। बेलन घाटी वाला एरिया भी कब का था, पूरा पाषाण काल का था। और ये कहाँ है, आज के टाइम मिर्ज़ापुर के यूपी में। कहाँ है, मिर्ज़ापुर के यूपी में है। फिर देखिए कुरनूल की गुफा, ये भी कहाँ है, पूरा पाषाण काल के भी यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुरनूल की गुफा वहाँ कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर देखिए हुक्सी कर्नाटक, जो हुक्सी एरिया है वो कहाँ है, कर्नाटक। ये भी कब का है, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में से एक है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो चूना पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। और ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर के जो साक्ष्य उपकरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हुक्सी कर्नाटक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कर्नाटक से। और देखिए मद्रास का पलवरम भी क्या है, एक प्रमुख स्थल है। मद्रास का पलवरम भी क्या है, एक प्रमुख स्थल है। कहाँ का, पूरा पाषाण काल का। ठीक है, अब देखिए इस काल के जो मनुष्य थे वो कहाँ थे, गुफाओं में रहते थे। और ये साक्ष्य कहाँ से मिले, कोजियन गुफा से मिले। कहाँ से मिले, कोजियन गुफा से। ठीक है, तो देखिए जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले हैं, कोजियन गुफा से। कोजियन गुफा जो कहाँ है, चीन में है। कहाँ है, चीन में। वहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। अब देखिए अब आपका वो पूरा पाषाण काल खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया आपके पास, मध्य पाषाण काल। क्या चीज़ दिया गया, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य पाषाण काल से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीसोलिथिक एज। क्या कहते हैं, मीसोलिथिक एज। और इसका जो टाइम पीरियड था कब से लेके कब तक था, 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक था। कहाँ से लेके, 10,000 BC से 4,000 BC तक था। अब देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में, इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया था, कार्लाइल ने किया था। इसकी खोज किसने की थी, कार्लाइल ने की थी। और कब की थी, 1867 ईस्वी में की थी। किस में की थी, 1867 ईस्वी में। तो आपसे कोई पूछे कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी, तो कार्लाइल ने की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी में। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में हम और चीज़ जानते हैं कि देखिए इन्होंने विंध्य शैलाश्रयों में माइक्रोलिथ की खोज की थी। क्या की थी, विंध्य शैलाश्रयों में उन्होंने क्या की थी, माइक्रोलिथ की खोज की थी। अब माइक्रोलिथ क्या होते हैं, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर के औजार। क्या होते हैं, छोटे पत्थर के औजार। यानी कि जो कार्लाइल थे इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे पत्थरों के औजारों को खोज किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। और इन्हीं छोटे पत्थर के औजारों के कारण इस
इस काल का और भी नाम पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, एक नाम पड़ा माइक्रोलिथिक युग, और इसको लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लघु पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इस समय के जो औजार थे वो छोटे छोटे हो गए थे। किसकी तुलना में? पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उससे छोटे औजार किसमें देखने को मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। और उन औजारों को हमने क्या नाम दिया था? माइक्रोलिथ दिया गया था। इसके चलते मध्य पाषाण काल का नाम क्या पड़ा? माइक्रोलिथिक युग या लघु पाषाण काल पड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में हम और पढ़ते हैं कि उस समय के मनुष्य क्या क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ सीख लिया था उस टाइम तक। तो देखिए जो मध्य पाषाण काल के लोग थे उन्होंने तीर और कमान का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था? तीर और कमान का। अब देखिए जब तीर और कमान का आविष्कार कर लिया था तो इन्होंने शिकार का भी प्रारंभ मध्य पाषाण काल से ही हुआ। क्या हुआ? शिकार का भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो शिकार का प्रारंभ इन्होंने तीर कमान से कब स्टार्ट कर दिया था? मध्य पाषाण काल में कर दिया था। मध्य पाषाण काल में आपको क्या हुआ? तीर कमान का आविष्कार हुआ और उन्होंने क्या किया था? उससे शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए इस काल का जो मनुष्य था उनका सबसे मेन कार्य क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम था। क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? जो आज के समय का जो अंतिम संस्कार हम लोग कहते हैं वो क्या था? उस समय अंत्योष्टि कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए तो इस काल के जो मनुष्य थे उसका सबसे प्रमुख कामों में से एक काम क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम था, यानी कि अंतिम संस्कार था। ठीक है, इसके भी साक्ष्य देखने को मिले। कहाँ से देखने को मिले? अभी हम आपको इसके सारे बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, दमदमा से देखने को मिला था, फिर उसके बाद से आपको महदहा से भी देखने को मिला था, फिर सराह नहर राय से भी आपको देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी? यहाँ से आपको मिला था कि यहाँ का अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था। ठीक है, अभी उन पॉइंट के ऊपर भी चलते हैं। देखिए और चीज़ हम मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य थे उन्हें पशुपालन की शुरुआत भी कर दी थी। क्या कर दी थी? पशुपालन की भी शुरुआत कर ली थी। और इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़, यानी कि मध्य आदमगढ़ जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, वहाँ से देखने को मिलते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। अब देखिए मिट्टी के बर्तन बनाना सीखे थे, इसका साक्ष्य इलाहाबाद से मिलता है। यानी कि जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वो थोड़े से क्या हुए थे? इंटेलिजेंट हो गए थे। अब क्या हुए थे? थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए थे। इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया था। क्या सीख लिया था? मिट्टी के बर्तन बनाना। और इसका साक्ष्य आपको कहाँ से देखने को मिलता है? इलाहाबाद से देखने को मिलता है। इलाहाबाद से आपको क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के यूपी, ठीक है, प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर राय और महदहा नामक स्थान से मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसी काल में मानव के अस्थि पंजर। अब अस्थि पंजर क्या होता है? अस्थि पंजर का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। क्या होता है? हड्डियों का ढांचा, जिसे हम लोग आज के टाइम स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। इसका सबसे पहला अवशेष मिला था। क्या मिला था? इसका अवशेष मिला था। कहाँ मिला था? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ एरिया है, वहाँ के सराय गलती से नाहर लिख दिया गया, सराय नहर राय है। इसका नाम क्या है? सराय नहर राय, तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो हड्डियों का ढांचा देखने को मिला था हमारे पास, कहाँ से मिला? सराय नहर राय से मिला था और महदहा से देखने को मिला था। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्थल आता है बागौर। बागौर जो कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? प्रथम पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बागौर राजस्थान से हुई थी। अब देखिए दूसरा प्लेस आता है आदमगढ़। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? बागौर राजस्थान से मिला था। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल का जो तीसरा प्रमुख स्थल क्या है? सराय नहर राय, जो कहाँ है? यूपी में है। और यहाँ से क्या चीज़ मिला था? 4 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे। यानी कि यहाँ पे एक कब्र में दिखाया गया कि 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया? एक साथ। यानी कि यहाँ पे अंतिम संस्कार होता था। क्या था? अंतिम संस्कार, यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए अगला प्लेस क्या मिला? महदहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का महदहा वाला एरिया मिला। यहाँ से क्या देखने को मिला गया था? स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। यानी कि यहाँ पे देखा गया कि स्त्री को और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। क्या गया था? स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। और देखिए अगला प्लेस क्या देखने को मिला? दमदमा देखने को मिला। क्या चीज़ देखने को मिला? दमदमा। और ये भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही है। और यहाँ से क्या मिला था? 41 सावधान देखने के साक्ष्य मिले। यानी कि वहाँ पे हम देखें कि 41 कब्र देखने को मिले। क्या मिले? 41 ठो कब्र देखने को मिले। कहाँ पे? दमदमा यूपी में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मध्य पाषाण काल भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो अगला हेडिंग है वो क्या है? नव पाषाण काल। क्या है? नव पाषाण काल। अब हम जानेंगे कि नव पाषाण काल क्या होता है। तो देखिए नव पाषाण काल में
इस काल की जानकारी कि नवपाषाण काल की सबसे पहले जानकारी जॉन लुबाक ने दी थी। किसने दी थी? जॉन लुबाक ने। यानी नवपाषाण काल की जानकारी सबसे पहले जॉन लुबाक ने दी थी। कितने में दी थी? 1865 ईस्वी में। अब देखिए नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था कहाँ से लेकर था? 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक था। और इस नवपाषाण काल की जानकारी सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दी थी। ठीक है। अब देखिए गार्डन चाइल्ड ने क्या कहता है, जो नवपाषाण काल था इसको इन्होंने एक नाम दिया। गार्डन चाइल्ड ने इसे किसके नाम से जाना? नवपाषाण क्रांति भी कहा। क्या कहा? नवपाषाण क्रांति। तो नवपाषाण क्रांति किसके नाम से जाना जाता है? नवपाषाण काल को जाना जाता है। नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी क्या जाता है? जाना जाता है। और इसको ये नाम किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड ने दिया था। ठीक है। अब देखो, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि पशुपालन की शुरुआत चूँकि मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन पशुपालन की शुरुआत बड़े स्तर पे, मतलब कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? नवपाषाण काल से। कब से हुई? नवपाषाण काल में जो पशुपालन की शुरुआत हुई वो बड़े स्तर पर हो गई। किस पे? बड़े स्तर, यानी कि अब ज़्यादातर लोग क्या करने लगे? पशुओं को पालने लगे। ठीक है। अब देखिए इस समय के जो मनुष्य थे अब वो थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया? अपना एक अस्थायी आवास भी बना लिया। यानी कि अब वहाँ पे क्या किया? उन्होंने अपना एक फिक्स जगह बना लिया कि अब हमको यहीं रहना है, और वहीं पर उन्होंने रहने लगा, वहीं पशुपालन करने लगे। ठीक है। वहीं वो क्या करने लगे? पशुपालन करने लगे। वहीं उन्होंने खेती भी करना शुरुआत कर दिया था। ठीक है। तो नवपाषाण काल में खेती की भी शुरुआत हो गई थी, पशुपालन का भी शुरुआत बड़े स्तर पर हो गई थी, और उन्होंने अस्थायी आवास का भी निर्माण कर लिया था। और मृदभांड बनाने की शुरुआत भी कब से हुई? मृदभांड बनाने की शुरुआत भी आपको जो हुई नवपाषाण काल से हुई। कब से हुई? नवपाषाण काल से। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, यानी कि घड़ा। क्या कहते हैं? घड़ा, यानी कि मनका। ठीक है। क्या होती है? मनका। यानी कि मृदभांड बनाने की शुरुआत भी कब से हुई थी? नवपाषाण काल से हुई थी। ठीक है। अब ये पहिए का जो आविष्कार होता है वो भी कब से हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। जो आज के टाइम में हम लोग टायर चक्का जो हम लोग पहिया यूज करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली थी? नवपाषाण काल में। ठीक है। नवपाषाण काल में पहिए की क्या हुई थी? आविष्कार हुई थी। ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे खोजी गई जो सबसे पहली धातु थी, सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा। ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि अब अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसे क्वेश्चन कि सबसे पहले खोजी गई धातु का नाम बताइए, सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की गई थी? तो सबसे पहले तांबा की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? तांबा की खोज की गई थी। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है नवपाषाण काल के बारे में? कुत्ते को पालतू बनाया गया। यानी कि उस समय कुत्ता जो था उसे पालतू जानवर के रूप में बनाया गया, और मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु भी क्या था? कुत्ता ही था। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? कुत्ते को पाला था। किसको पाला था? कुत्ते को। ठीक है। और कुत्ते को नवपाषाण काल में ही पालतू बनाया गया था। इस टाइम पे कृषि की भी शुरुआत हो गई थी, यानी कि नवपाषाण काल में जो कृषि था उसकी भी शुरुआत कर ली गई थी। अब देखेंगे कर्नाटक के मैसूर के पास एक संगन कल्लू नामक क्या स्थान है? ये नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त हुए। क्या मिले हैं? राख के टीले प्राप्त मिले हैं। तो आपसे अगर पूछ दे ऐसे कि राख के टीले कब मिले और इसका साक्ष्य कहाँ से दिखे, तो आप क्या बताएंगे कि संगन कल्लू से। कहाँ से मिले हैं? संगन कल्लू से राख के टीले देखने को मिले हैं। कहाँ से? नवपाषाण कालीन पुरास्थल से। ये जो पुरास्थल कहाँ से है? नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। वहाँ से क्या देखने को मिले थे आपके पास? राख के टीले देखने को मिले थे। और ये राख के टीले थे कहाँ पे? संगन कल्लू में। कहाँ के? कर्नाटक के। कर्नाटक के मैसूर के संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से क्या मिले थे देखने को? राख के टीले प्राप्त मिले थे देखने को। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस स्थल से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली थी। तो देखिए सबसे पहला आता है बुर्ज होम। कौन सा आता है? बुर्ज होम। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिला है? गर्तावास देखने को मिला है। और इस गर्तावास में क्या कुत्ता और प्लस मालिक इन दोनों को एक साथ दफनाया गया था। यानी कि एक कुत्ते को और मालिक को एक साथ क्या किया था? दफनाया गया था। और ये जो बुर्ज होम है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए जो दूसरा यहाँ का स्थान था नवपाषाण काल का, जो दूसरा प्रमुख स्थल है कौन सा? गुफ कराल। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिले थे? मिट्टी के बर्तन देखने को मिले थे। और ये जो गुफ कराल एरिया है वो भी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में ही है। ठीक है। अब चलिए अब जो तीसरा हमारे पास प्रमुख स्थल आता है वो क्या आता है? मेहरगढ़। क्या आता है? मेहरगढ़। अब देखिए मेहरगढ़ से हमको क्या देखने को मिला था? सबसे पहले हम जानेंगे जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से हमारे पास 7000 साल पहले, कितने साल? 7000 ईसा पूर्व में। किसमें? 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले थे। ठीक है। तो 7000 ईसा पूर्व में, किसमें? 7000 ईसा पूर्व में जो पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ वाला एरिया था वहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थीं, उनके बीच में कृषि के साक्ष्य देखने को मिले। और कृषि में भी किस चीज़ के साक्ष्य देखने को मिले थे? जौ और गेहूं के साक्ष्य देखने को मिले थे। ठीक है। अब
आवास और पशुपालन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही देखने को मिले थे। जो अस्थाई आवास के साक्ष्य देखने को मिले वो भी कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ से देखने को मिले थे। और मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग आते हैं अगला प्रमुख स्थल के बारे में। तो अगली प्रमुख स्थल क्या है हमारे पास, कोल्डीहुआ थी। क्या थी, कोल्डीहुआ। और ये कहाँ का एरिया है, यूपी का एरिया है। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिले थे, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में, 6000 BC में क्या मिले थे हमारे पास, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। अब देखिए इसके बाद से आता है लेहुरा दे। क्या आता है, लहुरा दे। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के में है। किसमें स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। किसके, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। अब देखिए इन दोनों चीज़ में, कोल्डीहुआ और लहुरा दे, इन दोनों चीज़ में बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ से अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था वो का क्या चीज़ था, 6000 ईसा पूर्व में। कितने में, 6000 ईसा पूर्व में देखने को मिला था। लेकिन जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य था वो 9000 ईसा पूर्व में देखने को मिला था। लहुरा देश से क्या मिला था, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला। किसमें देखने को मिला था, 9000 ईसा पूर्व में देखने को मिला था। यहाँ से भी चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कृषि का अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो आप क्या बताएंगे, लहुरा देव बताएंगे। और किसमें, 9000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य मिले थे। अब देखिए 6000 ईसा पूर्व में क्या देखने को मिले थे, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले थे। कहाँ पे, कोल्डीहुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलिए एक इसमें का और प्रमुख स्थल है महागढ़ा। महागढ़ा भी कहाँ का प्रमुख स्थल है, नवपाषाण काल का ही प्रमुख स्थल है। उसके बाद अगला प्रमुख स्थल आता है चिरांद। चिरांद जो कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। कहाँ है, स्थित है बिहार में। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पे देखा जाता है हड्डियों का प्रचुर मात्रा में उपकरण देखने को मिले थे। प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण देखने को मिले थे। कहाँ पे देखने को मिले थे, चिरांद यानी कि बिहार में, जो सारण जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है, सारण जिले में। वहाँ पे देखा गया था कि हड्डियों के कई सारे उपकरण रखे गए थे। कहाँ पे, चिरांद में। और जो अगला यहाँ पे आता है आपके पास क्या आता है, दमदमा। अगला प्लेस क्या आता है, दमदमा। और ये भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से क्या मिले थे, एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे। यानी कि एक ही कब्र के अंदर 3 मानव को क्या किया गया था, रखा गया था। उसमें 3 मानव कंकाल देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो दमदमा यूपी का जो एरिया है, इसमें एक कब्र मिला था। इस कब्र में 3 मानव कंकाल क्या मिले थे, एक साथ मिले थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका नवपाषाण काल भी खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है इस वीडियो का, ताम्रपाषाण काल। क्या बचा है, ताम्रपाषाण काल। और ये आपके चैप्टर का भी लास्ट ही पॉइंट है। आपका चैप्टर क्या था, पाषाण काल, जिसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ताम्रपाषाण काल। क्या है, ताम्रपाषाण काल, जिसे हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड। क्या कहते हैं, चालकोलिथिक पीरियड। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल था वो क्या था, मतलब जो पाषाण काल था उसका लास्ट टाइम था। क्या था, लास्ट टाइम पीरियड था। अब देखिए इस समय क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज किस काल में हुई थी, ताम्रपाषाण काल में हुई थी। जिस कारण औद्योगिकरण क्या हो गया था, शुरू हो गया था। इसके कारण ये तांबे का जब खोज हो गया तो औद्योगिकरण क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और इस औद्योगिकरण की जो विकसित रूप है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली थी। ठीक है, तो देखिए ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, ये जो था आपके पास पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था। और इस समय तांबा की खोज हुई थी, जिसके कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। और इसकी जो एकदम वीआईपी तरीके से, मतलब कि बहुत अच्छे से इसका जो औद्योगिकरण देखने को मिलता है, औद्योगिकरण वाला रूप किस में मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। हम देखेंगे कि बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए जो इसमें क्या हुआ था, मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु है, अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई थी, तांबा की खोजी हुई थी। तो आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तांबा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ प्रमुख स्थल आते हैं। कौन कौन से आते हैं, नौदा टोली। देखिए पहला स्थल दिया गया है नौदा टोली, जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है, एक ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। जिसका उत्खनन किसने कराया था, HD संकालिया ने कराया था। ठीक है, तो याद रखिए कि नौदा टोली जो एरिया है वो कहाँ का एरिया है, मध्य प्रदेश का है। और ये क्या है, एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है, एक ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। और इसका उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई किसने कराया था, HD संकालिया ने कराया था। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। यानी कि जो पाषाण काल वाला चैप्टर था, स्टोन एज, वो क्या होगा आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पढ़े कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें।